हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका साइंस पार्क यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 12वीं क्लास के स्टूडेंट्स के लिए, बायोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए 2016 का सेट बी फर्स्ट सेमेस्टर। उस टाइम सेमेस्टर सिस्टम होता था, तो फर्स्ट सेमेस्टर का जो है सेट बी लेकर आए हैं 2016 का ए सेट हम सोल्व कर चुके हैं। उम्मीद करते हैं आपने वो वीडियो देख ली होगी। और आप इसमें जिसने भी नहीं देखी होगी उसके लिए वहाँ पर प्ले लिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाएगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं 2016 का सेट बी। देखिए कुछ इंस्ट्रक्शन दे रखी हैं, सेक्शन वाइज हैं। इसमें आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने से पहले आपको इंस्ट्रक्शन ज़रूर पढ़नी होती हैं, तो आप ये इंस्ट्रक्शन ज़रूर पढ़ना। तो हम सेक्शन ए स्टार्ट कर रहे हैं। सेक्शन ए है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस का। पहला क्वेश्चन है अमीबा रिप्रोड्यूस्ड बाय विच मेथड। अमीबा में किस विधि द्वारा जनन होता है, तो बाइनरी फिजन आ जाएगा इसका। बी ऑप्शन सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, विच व्हेन वन स्पीसीज इज बेनिफिटेड एंड अदर स्पीसीज हार्म्ड, यानी कि एक स्पीसीज को फ़ायदा हो रहा है, एक स्पीसीज को नुकसान हो रहा है, देन सच एन इंट्रैक्शन इज कॉल्ड। कंपटीशन में दोनों को नुकसान होता है, म्यूचुअलिज्म में दोनों को फ़ायदा होता है, तो प्रेडेशन ही ऐसा है जिसमें एक को फ़ायदा होता है एक को नुकसान। तो सी वाला जो है सही आंसर है, तो इसका आंसर है सही, सी ऑप्शन सही है, प्रेडेशन। अगला क्वेश्चन देखिए, इन ब्रायोफाइट्स द मेन प्लांट बॉडी इज हैप्लॉइड होती है। ये आपका जो है 11th का क्वेश्चन है, यानी मतलब फर्स्ट चैप्टर में था जो अब आपका डिलीट हो गया है, तो ये मतलब है नहीं उसमें, तो हैप्लॉइड आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, द स्पीसीज दैट इन्वेड से बेयर एरिया इज कॉल्ड। ये भी आपका जो है डिलीट हो गया है, पाइनियर स्पीसीज बोलते हैं उसको, बी ऑप्शन है। ये भी आपका डिलीट हो गया है भाई। इसका लाइफ स्पैन पूछी है टोट वाइज की, अब आप अपने सिलेबस में नहीं है, 100 से 150 वर्ष होती है, सी ऑप्शन है इसका आंसर। प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन का श्रवण करता है, ये है अपने में, प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय, तो भाई कार्पस लूटियम है, सी ऑप्शन है इसका सही आंसर। कॉर्पस लूटियम है। जब अंडा रिलीज हो जाता है तो बाद में जो बच जाता है कॉर्पस लूटियम होता है, तो वो प्रोजेस्ट्रॉन को सीक्रेट करता है। अगला क्वेश्चन है, तो इसका सी ऑप्शन है सही आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग सीड इज अल्ब्यूमिनस, जिसमें एंडोस्पर्म जो है कम्प्लीटली कंज्यूम नहीं होता, एंडोस्पर्म बच जाता है, वो होते हैं अल्ब्यूमिनस, इसमें कास्टर आ जाएगा। ग्राउंडनट ऐसे होते हैं जिसमें पूरा का पूरा एंडोस्पर्म कंज्यूम हो चुका होता है, तो ये कास्टर सीड ऐसा है जिसमें एंडोस्पर्म बचा होता है, तो ये होता है एल्ब्यूमिनस सीड्स, बी ऑप्शन सही आंसर है इसका, कास्टर। अगला क्वेश्चन देखिए, 8वां भाग है, व्हेन इन ह्यूमन फीमेल अर्ली एम्ब्रियो इज ट्रांसफर्ड। एक ह्यूमन फीमेल में जब अर्ली एम्ब्रियो को ट्रांसफ़र करते हैं फैलोपियन ट्यूब से यूट्रस के अंदर, देन इट कंसिस्ट ऑफ हाउ मैनी सेल्स। तो ये लगभग 8 अप टू 8 ब्लास्टोमियर्स, अप टू 8 ब्लास्टोमियर्स तक उसकी सेल्स होती हैं, तो ए ऑप्शन है उसका राइट आंसर है। अगला है 9th है, रजोनिवृत्ति की परिभाषा लिखिए। डिफाइन मेनोपोज। मेनोपोज का मतलब होता है जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है वो बंद हो जाती है, और वो बंद कब होती है, लगभग 50 की उम्र के आसपास होती है। तो ह्यूमन बींग्स मेंस्ट्रुअल साइकिल सीजेज अराउंड 50 ईयर्स ऑफ एज, दिस इज टर्म्ड एज अ मेनोपोज। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल का बंद होना मेनोपोज कहलाता है। अगला क्वेश्चन हमारे सिलेबस में नहीं है, जूम कल्टीवेशन वाला, ये एबायोटिक फैक्टर्स ऑफ एनवायरनमेंट्स, ये भी नहीं है, पोल्यूशन भी नहीं है। तो अब हमारा सेक्शन बी स्टार्ट हो गया है। ये है हमारे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, इसमें दो नंबर के क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, डिस्टिंग्विश बिटवीन ए सेक्शुअल एंड सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। इनमें डिफरेंस करना है, तो ए सेक्शुअल प्रोडक्शन और सेक्शुअल प्रोडक्शन में क्या डिफरेंस आ जाएगा। ये पहला डिफरेंस है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूनिपेरेंटल होती है, इसमें सिर्फ ओनली एक सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, और सेक्सुअल प्रोडक्शन बाय पेरेंटल होती है, इसमें 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, मेल और फीमेल। ए सेक्सुअल में गैमेट्स नहीं बनते, सेक्सुअल में गैमेट्स आर फॉर्म्ड बाय म्यूसिस। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट बनते ही नहीं, तो फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगी, नो फर्टिलाइजेशन।
सेक्सुअल में फर्टिलाइजेशन हो जाएगी मेल फीमेल गैमेट्स की। ए सेक्सुअल में जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं वो जेनेटिकली आइडेंटिकल टू पेरेंट होते हुए क्लोन होते हैं, एक तरह से बिल्कुल आइडेंटिकल होते हैं जेनेटिकली। इसमें जेनेटिकली आइडेंटिकल नहीं होते, ये डिफरेंट होते हैं पेरेंट्स से, यानी वेरिएशन आ जाती हैं इसमें। और ए सेक्सुअल प्रोडक्शन में वेरिएशन एब्सेंट होती हैं और इसलिए ये इवोल्यूशन में भी इन्वॉल्व नहीं होता है। सेक्सुअल जो होता है उसमें वेरिएशंस आ जाती हैं, क्योंकि दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं तो उनके अलग अलग करैक्टर आते हैं तो वेरिएशन आती है, इसलिए ये इवोल्यूशन में भी इन्वॉल्व होते हैं। तो ये आप इस तरह से 2 अंक का क्वेश्चन है, आप डिफरेंस लिख देना। अगला क्वेश्चन देखिए, राइट शॉर्ट नोट ऑन द आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। अब आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन क्या होता है, इस पर नोट करना है, नोट लिखना है। ये भी 2 अंक का क्वेश्चन है। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन किस केस में की जाती है, जब किसी भी मैरिड कपल के बेबी नहीं होता है, तब उस केस में जो है ये तरीके अपनाए जाते हैं। तो इनफर्टिलिटी केसेस आइदर ड्यू टू इनएबिलिटी ऑफ द मेल पार्टनर, या तो मेल पार्टनर में कोई इनएबिलिटी है टू इंसेमिनेट द फीमेल, और ड्यू टू वेरी लो स्पर्म काउंट, या तो उसमें स्पर्म की संख्या कम है या फिर वो इंसेमिनेट नहीं कर पा रहा है फीमेल को। इन द इजैकुलेट्स कुड बी करेक्टेड बाय आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, जिसमें ये दिक्कत होती है उसको करेक्ट करते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से, टेक्निक से। इस टेक्निक में क्या होता है, सीमेन को कलेक्ट कर लेते हैं, या तो हस्बैंड से कलेक्ट कर लेते हैं या फिर हेल्दी डोनर से कलेक्ट कर लेते हैं, और फिर इसको आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस करते हैं वेजाइना में या फिर यूट्रस में। यूट्रस में करेंगे तो उसको बोलेंगे इंट्रा यूट्रिन इंसेमिनेशन ऑफ द फीमेल। तो इस तरह से हेल्दी पर्सन का सीमन या हस्बैंड से लेके उसको आर्टिफिशियली डालते हैं फीमेल की यूट्रस के अंदर या वेजाइना के थ्रू डालते हैं, तब इसको बोलते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। अगला क्वेश्चन क्या है, इन ए फूड चेन द हर्बीवोर्स आर कॉल्ड कनेक्टिंग लिंक बाय। इन फूड चेन द हर्बीवोर्स आर कॉल्ड कनेक्टिंग लिंक बिकॉज दे ट्रांसफर एनर्जी बिटवीन प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स। प्रोड्यूसर से जो एनर्जी जा रही है वो कंज्यूमर में जाती है, और कौन लेके जाता है, वो बीच में जो हर्बीवर्स हैं जो डिपेंड करते हैं प्रोड्यूसर्स पे, वो अपनी उसकी एनर्जी को कंज्यूमर्स तक पहुंचाते हैं, इसलिए ये इसका कनेक्टिंग लिंक है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय ओवर एक्सप्लॉयटेशन। ओवर एक्सप्लॉयटेशन का मतलब है किसी भी रिसोर्स का हम बहुत ज़्यादा उसका यूज़ कर लेते हैं। इट मीन्स यूजिंग नेचुरल रिसोर्सेज एट ए रेट फास्टर देन दे कैन बी रेप्लेनिश्ड। मतलब इतनी तेज़ी से हम उसका यूज़ करते हैं कि वो जो नया बनता है वो नए बनने की स्पीड कम होती है, और हमारे यूज़ करने की जो स्पीड होती है वो ज़्यादा होती है। तो ऐसा करने से जो है वो नेचुरल रिसोर्स है वो ख़त्म हो जाता है, डिप्लीट हो जाता है। फॉर एग्जांपल दे रखे हैं, मैनी मैराइन फिश पॉपुलेशन जो होती हैं अराउंड द वर्ल्ड, मैराइन ओवर हार्वेस्टिंग, बहुत ज़्यादा उसकी हार्वेस्टिंग की जा रही है, तो उसकी जो पॉपुलेशन उसकी स्पीसीज़ है वो एंडेंजर्ड हो गई है, और अब वो कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस ऑफ सम कमर्शियली इम्पोर्टेंट स्पीसीज़, और इससे क्या होगा, उसकी जो है एक्सटिंक्शन भी हो सकती है। इस फिश के जो मेराइन फिश हैं, इन फिश की जो एग्जिस्टेंस पे है वो खतरा आ गया है, क्योंकि उसका बहुत ज़्यादा हार्वेस्टिंग की जा रही, बहुत ज़्यादा यूज़ की जा रहा है, इतने वो पैदा नहीं हो रही, उससे ज़्यादा उसका यूज़ हो रहा है, तो एक दिन ऐसा आएगा वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगी। इसी को ओवर एक्सप्लॉयटेशन बोलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है अब हमारे सिलेबस में नहीं है, डेजर्ट प्लांट्स वाला है, एडेप्टेशन वाला। अब अगला क्वेश्चन है 7वां, किसी भी पिरामिड ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम इज ऑलवेज अपराइट वाई। ये कह रहे हैं कि जो पिरामिड है एनर्जी का वो हमेशा ही इकोसिस्टम में ऑलवेज अपराइट होता है। क्यों? पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट, क्योंकि ये कभी भी इन्वर्टेड नहीं होता, कैन नेवर बी इन्वर्टेड, बिकॉज व्हेन एनर्जी फ्लोज फ्रॉम ए particular trophic level to the next trophic level some energy is always lost as heat as at each step। हर एक स्टेप पे जो है जो एनर्जी है हीट की फॉर्म में लॉस्ट हो जाती है। ईच बार इन द एनर्जी पिरामिड इंडिकेट्स, हर एक जो बार है वो पिरामिड में वो क्या इंडिकेट करता है, अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रेजेंट एट ईच ट्रॉफिक लेवल इन ए गिवन टाइम और एनुअली पर यूनिट एरिया। तो हर एक उस पर वो उसका एनर्जी दे रखी होती है। तो जैसे प्रोड्यूसर्स ने एनर्जी ली सन से जो एनर्जी आ जाती है वो प्रोड्यूसर वो सारी एनर्जी को यूज़ नहीं कर पाता, और प्रोड्यूसर्स जो है उसकी एनर्जी जाएगी हर्बीवोर्स में, तो जो प्रोड्यूसर से अब जा रही है तो वहाँ से भी वो सारी एनर्जी वहाँ पर नहीं सारी फ्लो नहीं कर जाती।
तो क्या होती है, कुछ एनर्जी जो है लॉस हो जाती है। और ऐसा भी है कि जो प्रोड्यूसर्स की जैसे जो कंज्यूमर्स हैं उसकी जो उसने जो अपनी एनर्जी ले ली है, उसकी एनर्जी वापस से उसी जो है हर्बीवोर्स के पास नहीं जा पाती, हर्बीवोर्स से वो प्रोड्यूसर के पास नहीं जा पाती, प्रोड्यूसर से वापस वो सन के पास नहीं जाती। तो ये वो इन्वर्टेड ऐसे नहीं हो सकता। इसका एनर्जी का फ्लो एक ही डायरेक्शन में होता है और हमेशा अपराइट होता है। जैसे सनलाइट, सन्स के पास बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी है, वो प्रोड्यूसर के पास आ रही है। प्रोड्यूसर कौन होते हैं, अपने प्लांट्स होते हैं, ग्रास होती है, उसकी संख्या उससे कम होती है। फिर जो हर्बीवोर्स हैं, हर्बीवोर्स की संख्या जो है इस प्रोड्यूसर से कम होती है। तो ये जो एनर्जी जा रही है वो जैसे प्रोड्यूसर के पास आई, मान लीजिए 1000 जूल आई, तो वो हर्बीवोर्स के पास जाएगी 100 जूल। कुछ एनर्जी जो हीट के रूप में जो है लॉस हो जाती है। तो हर्बीवोर से फिर जाएगी कंज्यूमर्स में, वहाँ भी 10% वाला नियम चलता है। इसमें 10% जो जूल का नियम है उसमें 10% हर एक उस पर जो है आगे पास आउट होती है। इसलिए जो इसका जो पिरामिड है हमेशा अपराइट होगा। 8वां क्वेश्चन देखिए, ये 8वां 9वां 10वां 11 अब हमारे सिलेबस में नहीं है, पहले था। अब 12वां क्वेश्चन देख लेते हैं। विच केमिकल चेंज अकर ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन ऑफ मेमेलियन एग। जब फर्टिलाइजेशन होती है मेल गैमेट और फीमेल गैमेट की, तो ये कह रहे हैं जो मेमेलियन एग है उसमें क्या चेंजेस आ जाते हैं, देख लेते हैं। ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन ए स्पर्म कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द जोना पेलोसिडा लेयर ऑफ द ओवम। ओवम की लेयर होती है जोना पेलोसिडा। जब फर्टिलाइजेशन होनी होती है तो जो स्पर्म है वो उसके कांटेक्ट में आ जाता है और उस मेम्ब्रेन में कुछ ना कुछ वो चेंजेस कर देता है, इंड्यूसेस चेंजेस इन द मेम्ब्रेन्स। वो फिर उसमें चेंज आने के बाद क्या कर देते हैं, दैट ब्लॉक द एंट्री ऑफ द एडिशनल स्पर्म्स। ऐसा होने से क्या होते हैं, क्योंकि स्पर्म्स तो बहुत सारे जाते हैं, एक ही स्पर्म्स की जो फर्टिलाइजेशन होती है एग के साथ, ये इस कारण हो पाता है क्योंकि ये जो इसमें मेम्ब्रेन में कुछ ना कुछ चेंज आ जाता है। इस चेंज के कारण और जो स्पर्म है वो एंटर नहीं कर पाते। इट एंश्योर्स दैट ओनली वन स्पर्म कैन फर्टिलाइज एन ओवम। इससे ये इंश्योर करता है कि सिर्फ एक ही स्पर्म फर्टिलाइज करे ओवम के साथ। सिक्रेशन ऑफ द एक्रोसोम, जो हेड होता है स्पर्म का उसमें एक्रोसोम होता है, उससे सिक्रेशन होती है। इस उस सिक्रेशन के कारण जो है स्पर्म एंटर कर पाता है ओवम के साइटोप्लाज्म में थ्रू द जोना पेलोसिडा एंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दोनों लेयर को क्रॉस करके जाता है उस सिक्रेशन की हेल्प से, एक्रोसोम की सिक्रेशन की हेल्प से। दिस इंड्यूसेस द कंप्लीशन ऑफ द म्योटिक डिवीजन ऑफ द। फिर क्या करता है, जैसे ये अंदर जाता है स्पर्म तो ये इंड्यूस कर देता है कि जो एग प्रोफेस 1 पर अरेस्ट हो चुका था वो अपनी जो है म्योटिक डिवीजन है वो कंप्लीट करे। दिस इंड्यूसेस द कंप्लीशन ऑफ द म्योटिक डिवीजन ऑफ द सेकेंडरी ओसाइट। द सेकेंड म्योटिक डिवीजन इज आल्सो अनइक्वल, वो भी अनइक्वल होती है और रिजल्ट्स करती है फॉर्मेशन ऑफ द सेकेंड पोलर बॉडी। वहाँ से दूसरा पोलर बॉडी बन जाता है और एक हैप्लॉइड ओवम बनता है। सून हैप्लॉइड न्यूक्लियस जो होता है ऑफ द स्पर्म एंड दैट ऑफ ओवम फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म ए डिप्लॉइड जाइगोट। तो ये इस तरह से उसमें चेंजेस आ जाती हैं। तो अगला देख लेते हैं 13वां जो क्वेश्चन है, वाई वी शुड कंजर्व बायोडाइवर्सिटी। हमें बायोडाइवर्सिटी को क्यों कंजर्व करना चाहिए। ये सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से लर्न करने हैं। तो कुछ बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, वी शुड कंजर्व द बायोडाइवर्सिटी ड्यू टू द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ रीजन्स। कुछ कारण है जिसके कारण हमें बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना चाहिए। पहला कारण है द नैरोली यूटिलिटेरियन। ये 3 है हमारे, ब्रॉडली यूटिलिटेरियन और तीसरा एथिकल। तो पहला हमारा कह रहा है कि ह्यूमन्स डिराइव काउंटलेस डायरेक्ट इकोनॉमिक बेनिफिट्स। तो इन जो मानव है उसको बहुत सारे, कोई भी गिनती नहीं, अनगिनत हैं जो फ़ायदे हो रहे हैं बायोडाइवर्सिटी से। जैसे कि नेचर से उसको मिल रहा है, क्या क्या मिल रहा है, फूड, फायरवुड, कई तरह की लकड़ियाँ मिल रही हैं, फाइबर, कंस्ट्रक्शन मटेरियल, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, मेडिसिनल प्रोडक्ट्स। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिसका पता भी नहीं चलता, बहुत सारी हैं, अनगिनत हैं। विद इंक्रीजिंग रिसोर्सेज पुट इनटू बायो प्रोस्पेक्टिंग नेशंस एंडोड विद द रिच बायोडाइवर्सिटी कैन एक्सपेक्ट टू रीप एनॉर्मस बेनिफिट्स। अब ये कह रहे हैं जिस देश में बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी होती है वो देश जो है जो रिच होता है बायोडाइवर्सिटी में, वहाँ से बहुत सी एक्सपेक्टेशन होती हैं कि वहाँ बहुत सारे फ़ायदे लिए जा सकें। तो हमें इकोनॉमिक रूप से भी बहुत सारे फ़ायदे मिलते हैं। अगला जो है द सेकंड है द ब्रॉडली यूटिलिटेरियन जो है
बायोडाइवर्सिटी प्लेज ए मेजर रोल इन मैनी इकोसिस्टम सर्विसेज दैट नेचर प्रोवाइड्स। तो ये है बहुत ही इसका मेन रोल है इकोसिस्टम सर्विसेज जो मिलती है हमें नेचर से। प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीजन, एक तो जो है जितनी ज़्यादा मतलब प्लांट्स वगैरह होंगे ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोडक्शन होएगी फोटोसिंथेसिस के दौरान। पोलिनेशन विदाउट नेचुरल पोलिनेटर, प्लेजर फ्रॉम नेचर आर प्राइसलेस। अगर पोलिनेशन जो होती है वो भी बिना नेचुरल पोलिनेटर के नहीं हो सकती। प्लेजर जो हमें मिलता है, जो खुशी मिलती है ग्रीनरी देख के और पशु पक्षी रंग बिरंगे देख कर, वो प्लेजर भी प्राइसलेस होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं ये हमें बायोडाइवर्सिटी से ही मिलती हैं। थर्ड है एथिकल फॉर कंजर्विंग बायोडाइवर्सिटी रिलेट्स टू व्हाट वी ओ टू मिलियंस ऑफ प्लांट्स। बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए अपने आप को देखिए हमारे कितने सारे प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रोब स्पीसीज़ हैं जो हम अपने प्लेनेट के साथ शेयर करते हैं। हर एक स्पीसीज़ की अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू होती है, चाहे वो किसी के काम आता हो चाहे नहीं हो आता हो, लेकिन हर एक की अपनी एक इंट्रिंसिक खुद की एक वैल्यू होती है, चाहे वो हमारी इकोनॉमिक वैल्यू का हो चाहे ना हो। इट इज़ आवर मोर, तो हमारी ये ड्यूटी बनती है कि हम उनके जो हमारे पास अब बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, लिगेसी है, उसको अगली जनरेशन तक पास आउट करें, उसको बचा के रखें, उसको कंजर्व करके रखें ताकि अगली जो आने वाली जनरेशन्स है वो भी देख पाए कि भाई हमारी कितने सारे बायोडाइवर्सिटीज है। मान लीजिए अब हम डायनासोर्स के बारे में सुनते आ रहे हैं कि कभी डायनासोर्स थे, लेकिन हमने कभी डायनासोर्स देखे नहीं, किताबों में पढ़ा है, टीवी में देखा है। लेकिन अगर हम वास्तव में उनको देख पाते, अगर उनका वो एक्सटिंक्ट ना होते तो आज हम उनको देख पाते तो कितना अच्छा लगता है। इसी तरह से अगर मान लीजिए कोई चीता अब एक्सटिंक्ट हो गया है और आगे आने वाली जनरेशन वो भी बस किताबों और टीवी में देखेंगे, तो इस तरह से ये हमें फ्यूचर जनरेशन्स के लिए भी इसको कंजर्व रखना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन था हमारा। अगला है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन फूड चेन। फूड चेन पे शॉर्ट नोट लिखना है। तो देखो शॉर्ट इस पे दिखा रखा है, फूड चेन बता रखी है कि इट इज़ द प्रोसेस ऑफ ईटिंग एंड बीइंग ईटन, यानी कि एक का खाना बनना दूसरा उसको खा जाता है। इज कॉल्ड फूड चेन इन विच एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम प्रोड्यूसर्स टू कंज्यूमर्स। दो तरह की फूड चेन होती है, ग्रेजिंग फूड चेन और डेट्रिटस फूड चेन। ग्रेजिंग फूड चेन जो है ये हमेशा प्रोड्यूसर से स्टार्ट होती है। इट ऑलवेज बिगिंस विद प्रोड्यूसर्स, एनर्जी फ्लो फ्रॉम प्रोड्यूसर टू द कंज्यूमर्स। एग्जाम्पल दे रखा है जैसे ग्रास, ये प्रोड्यूसर हो गया, इस ग्रास को खा लिया गोट ने, गोट क्या हो गया प्राइमरी कंज्यूमर्स, एक तरह से हार्बीवोर्स हो गया, प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं। फिर मैन हो गया वो कार्निवोर्स, मान लीजिए ओमनीवोर्स है मैन, तो उसने गोट को खा लिया तो वो सेकेंडरी कंज्यूमर्स हो गया। तो ग्रास की जो एनर्जी है वो गोट में चली गई, गोट की एनर्जी जो ट्रांसफ़र होगी मैन के अंदर, तो ये जो होगी ग्रेजिंग फूड चेन्स। अगली दूसरी है डेट्रिटस फूड चेन, DFC फुल स्मॉल फॉर्म्स है इसकी। ये हमेशा डेड ऑर्गेनिक मैटर से स्टार्ट होती है, ये डिकम्पोजर से बनी होती है, भी 4 हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म होती हैं और ये फंजाई और बैक्टीरिया आ जाते हैं इसके एग्जाम्पल। ये अपनी एनर्जी और न्यूट्रिएंट्स हैं वो डेड ऑर्गेनिक मैटर और डेट्रिटस को डिग्रेड करके लेते हैं। दीज आर आल्सो नोन एज द सेप्रोट्रोप्स, इनको जो फंजाई बैक्टीरिया इनको सेप्रोट्रोप्स भी बोल देते हैं। ये अपने जो डाइजेस्टिव एंजाइम सीक्रेट कर देते हैं और डेड और वेस्ट मटेरियल को ब्रेक डाउन कर देते हैं सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल्स में, विच आर सब्सिक्वेंटली अब्जॉर्ब्ड बाय देम। तो ये फूड चेन थी अपनी, 2 तरह की थी। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। राइट इन शॉर्ट व्हाट डू यू नो अबाउट द प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी के बारे में आप क्या जानते हैं, ये देखिए इधर दे रखा है। द रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन इज कॉल्ड प्रोडक्टिविटी, यानी कि जो भी प्रोडक्शन हो रही है बायोमास की उसको प्रोडक्टिविटी बोलेंगे। ऑर्गेनिक मैटर की जो भी प्रोडक्शन हो रही है, इट इज़ एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ पर स्क्वायर ग्राम पर ईयर और किलो कैलोरी पर वर्ग मीटर स्क्वायर मीटर पर ईयर, इस तरह से बोलेंगे। 2 टाइप्स हैं, ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होती है, स्मॉल उसमें लिखेंगे GPP। ये क्या होती है, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, यानी फोटोसिंथेसिस के दौरान जो बायोमास जो ऑर्गेनिक मैटर बनता है उसको ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बोल देते हैं।
सम अमाउंट ऑफ जीपीपी यूटिलाइज प्लांट यूटिलाइज कर लेते हैं रेस्पिरेशन के दौरान। तो उसमें से ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में से अगर हम रेस्पिरेशन वाली प्रोडक्टिविटी माइनस कर देते हैं तब वो एनपीपी बच जाती है, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। और आर यहाँ पर क्या है, रेस्पिरेशन लॉसेज बाय प्लांट्स। तो जीपीपी माइनस आर इज इक्वल टू एनपीपी, ये हो जाएगा। तो एनपीपी क्या होती है, ये अवेलेबल होता है बायोमास फॉर द कंजप्शन, यानी एनपीपी जो बच गया है रेस्पिरेशन के बाद वो अवेलेबल है उसके लिए कंज्यूमर्स के लिए, हेटरोट्रोप्स, हर्बीवोर्स एंड डिकम्पोजर्स के लिए। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय कंज्यूमर्स। सेकेंडरी क्या होती है, जो ऑर्गेनिजम्स हर्बीवोर्स को खा लेते हैं, अब वो अपने अंदर जो ऑर्गेनिक मैटर बनाएंगे वो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी हो गई। प्राइमरी जो प्लांट बना रहा है, सेकेंडरी जो कंज्यूमर्स के अंदर बन रही है। तो इस तरह से ये हमारा प्रोडक्टिविटी का हो गया। अगला क्वेश्चन है, स्त्री जनन तंत्र के आरेखीय कार्य दृश्य का चित्र बनाइए और उसके प्रत्येक भाग का वर्णन कीजिए, नाम लिखिए। इसका सेक्शनल व्यू बनाना है। देखिए यहाँ बच्चे एक गलती करते हैं, यहाँ पर वो ओवरी फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का डायग्राम बनाकर आ जाते हैं, जो कि गलत हो जाता है। तो सेक्शनल व्यू आ जाए तो हमेशा ध्यान रखना है, हमें इस तरह का डायग्राम बनाना है, ये वाला डायग्राम बनाना है सेक्शनल व्यू। क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सेक्शनल व्यू ऑफ ओवरी पूछ लिया तो वो सीधा फैलोपियन ट्यूब वाला, यूट्रस वाला डायग्राम बना के आ जाते हैं। लेकिन सेक्शनल व्यू पूछेंगे तो आपको ये बताना है, ये डायग्राम बनाना है। तो इसमें देखिए क्या क्या दिखा रखा है, ब्लड वेसल्स दिखा रखी हैं, प्राइमरी फॉलिकल्स दिखा रखी है, फिर जो है ये जो है सेकेंडरी फॉलिकल है प्राइमरी के बाद, फिर टर्शरी फॉलिकल जिसमें एंट्रम शो हो रहा है, एंट्रम शो, फिर ग्राफिन फॉलिकल हो गई, फिर यहाँ से ओव्यूलेशन हो रही है, सेकेंडरी ओसाइट बाहर निकल रहा है, और ये कॉर्पस लुटियम, और ओव्यूलेशन के बाद जो है ओवा निकलने के बाद जो है ये कॉर्पस ल्यूटियम बन जाता है, जो कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को सीक्रेट करता है, मेंटेन करता है। और ये बाहर वाली लेयर जर्मिनल एपिथेलियम में होती है, और ये जो ओवरी है जो बाहर वाला हिस्सा कॉर्टेक्स, और अंदर बीच वाला हिस्सा जो मेडुला होता है। तो इस तरह से ये 5 अंक में दे रखा है उस समय 2016 में। तो ये डायग्राम, ये वाला डायग्राम बनाना है और ये इस तरह से लेवलिंग करनी है, तो आपको 5 अंक मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, पौधों में द्विनिषेचन, या तो आपको ये डायग्राम बनाना है ये ओवरी वाला, या फिर आपके उसमें दूसरा ऑप्शन इंटरनल चॉइस दे रखी है, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन एंड इट्स सिग्निफिकेंस इन प्लांट्स। डबल फर्टिलाइजेशन वाला जो क्वेश्चन है वो इसमें देखो दे रखा है, और ये पहले भी सेट में आ चुका है। आफ्टर एंटरिंग वन ऑफ द सिनर्जिड्स द पोलन ट्यूब रिलीजेज द 2 मेल गैमेट्स। जब वो पोलन ट्यूब एंटर कर जाती है सिनर्जिड्स के अंदर, तो वो उनमें से 2 मेल गैमेट होते हैं पोलन ट्यूब के अंदर। एक मेल गैमेट जो है इंटो साइटोप्लाज्म में चला जाता है। पोलन ट्यूब रिलीज द 2 मेल गैमेट, दोनों मेल गैमेट सिनर्जिड्स के साइटोप्लाज्म में आ जाते हैं। उनमें से एक मेल गैमेट जो है मूव कर जाता है एग सेल के पास, और उसके साथ फ्यूज़ कर लेता है न्यूक्लियस के साथ, उसको बोल देते हैं सिंगेमी। और यहाँ फर्टिलाइजेशन के बाद डिप्लॉयड सेल बन जाती है, जिसको जाइगोट बोल देते हैं। दूसरा जो मेल गैमेट है वो पोलर न्यूक्लियाई जो सेंटर में होते हैं उसके पास चला जाता है, और उसके साथ फ्यूज़ कर लेता है और प्रोड्यूस कर देता है ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। अब यहाँ ट्रिप्लॉइड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि एक न्यूक्लियस तो गैमेट के पास था, 2 न्यूक्लियाई ऑलरेडी पोलर न्यूक्लियाई, 2 पोलर न्यूक्लियस, 3 न्यूक्लियाई हो गए, इसलिए ट्रिप्लॉइड बोला गया है। PEN है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। एज दिस इन्वॉल्व्स द फ्यूजन ऑफ 3 haploid nuclei, it is termed as triple fusion. 2 types of fusion, syngamy and triple fusion, takes place in an embryo sac. The embryo is termed double fertilization, इसलिए इसको डबल फर्टिलाइजेशन बोल देते हैं। इवेंट है यूनिक टू फ्लावरिंग प्लांट्स। सेंट्रल सेल आफ्टर ट्रिपल फ्यूजन बिकम्स अ प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। जब सेंट्रल सेल जो ट्रिपल फ्यूजन से बनी थी वो PEN से PEC में कन्वर्ट हो जाती है, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बन जाती है, और फिर बाद में उससे एंडोस्पर्म बन जाएगा। जो जाइगोट बना था सिंगेमी से वो अब डेवलप हो जाता है एम्ब्रियो में। तो ये डबल फर्टिलाइजेशन हो जाती है। ये डायग्राम आप बना सकते हैं। देखिए फर्टिलाइजेशन के बाद ये दिखा रखा है इसमें, बीच में जो है
PEN बना हुआ है, PEN और साइड में PEC भी है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जहाँ ट्रिप्लॉइड फ्यूजन हुआ था। नीचे देखिए एंटीपोडल सेल हैं, यहाँ पर डिजनरेट हो रही हैं। ऊपर देखिए माइक्रोपाइलर एंड की तरफ ये सिनर्जिड्स जो है वो डिजनरेट हो रहे हैं और ये जाइगोट है, डिप्लॉइड बन गया है। अब इसके सिग्निफिकेंस क्या है डबल फर्टिलाइजेशन के, वो देख लेते हैं। पहला तो है जो ट्रिप्लॉइड PEN है वो एंडोस्पर्म में डेवलप हो जाता है, जो कि न्यूट्रिएंट्स में रिच होता है और ये डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। अगर एंडोस्पर्म नहीं बनेगा तो एम्ब्रियो कैसे वो डेवलप हो पाएगा बिना न्यूट्रिशन के, तो ये ज़रूरी है। दूसरा ये यूनिक फीचर है एंजियोस्पर्म का, उसके लिए कंट्रीब्यूटिंग देयर इवोल्यूशनरी सक्सेस एंड एफिशिएंसी इन रिप्रोडक्शन। तो ये यूनिक फीचर है इवोल्यूशन के हिसाब से। तीसरा सिंगेमी जो है वो डिप्लॉयड नंबर को रिस्टोर कर लेता है जाइगोट के अंदर और इससे कंटिन्यूएशन है स्पीसीज़ की। भाई एक स्पीसीज़ बन गई, फिर उसकी वो फर्टिलाइजेशन के बाद नया जो है स्पीसीज़ है बन रहा है, फिर आगे वो कंटिन्यू करता रहेगा। तो रिप्रोडक्शन जो फर्टिलाइजेशन है वो इसके ज़रूरी है। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। अब हमारा 17वां क्वेश्चन आ गया है, डिस्क्राइब द वेरियस कॉजेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉसेस। अब 5 अंक के क्वेश्चन चल रहे हैं। अब बायोडाइवर्सिटी के क्या क्या कॉज हैं देख लेते हैं। देखिए बायोडाइवर्सिटी मतलब उसके ख़त्म होने के क्या कारण हैं। ऐसे क्या है भाई बायोडाइवर्सिटी का लॉस्ट होता जा रहा है, इतनी ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी फिर भी लॉस्ट हो रही है। फास्टर रेट्स ऑफ स्पीसीज एक्सटिंक्शन, मतलब तेज़ी से जो स्पीसीज़ का एक्सटिंक्शन हो रहा है, विलुप्त हो रही हैं, वो ज़्यादातर ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण हो रही हैं। तो 4 मेजर कॉजेज़ हैं उनको बोलते हैं द एविल क्वाड्रेंट, जिस बुरे हैं ये, मतलब 4 हैं। पहला है हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन में 3 हिस्से कर दिए गए हैं। एक तो हैबिटेट डिस्ट्रक्शन है। हैबिटेट डिस्ट्रक्शन का मतलब है हैबिटेट डिस्ट्रॉय होती जा रही है, ये प्राइमरी कोज है एक्सटिंक्शन का, डिस्ट्रक्शन वाला। इसमें ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कवरिंग मोर देन 14%, जो पहले जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट था उसका एरिया 14% था अर्थ की लैंड का, लेकिन अब वो घटकर 6% से भी मतलब कम रह गया है। इतना ज़्यादा एरिया डिस्ट्रॉय हो चुका है। तो देखिए बायोडाइवर्सिटी का कितना लॉस हुआ होगा, और अब आगे ये रुका नहीं है, अभी आगे तक भी होता रहेगा, तो ये भी खतरा है। अगला देखिए बी भाग इसका हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन, ये तो हैबिटेट बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो गई है। हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन का मतलब उसके टुकड़े कर देना हैबिटेट के। इसमें एग्जांपल दे रखा है अमेजन रेन फॉरेस्ट का, जो कि हमारे प्लेनेट को फेफड़े बोले जाते हैं, और इसमें बहुत सारे स्पीसीज़ हैं, बहुत सारे स्पीसीज़ के अंदर उनको काटा जा रहा है, क्लियर किया जा रहा है। किसके लिए? कल्टीवेटिंग सोयाबीन्स और फॉर कन्वर्जन टू ग्रासलैंड्स, या तो सोयाबीन को उगाने के लिए या फिर उसको ग्रासलैंड में कन्वर्ट करने के लिए, ताकि वहाँ बीफ कैटल को रेज किया जा सके। इसके लिए उसके टुकड़े किए जा रहे हैं भाई, थोड़े थोड़ा हिस्सा कहीं पर साफ़ कर लिया, पेड़ काट दिए, वहाँ पर ये सोयाबीन उगाने लगे, ग्रासलैंड बना लिए, तो वो टुकड़ों में बट जाती है। और जब ये बड़े हैबिटेट्स हैं जो ये टुकड़ों में जब बढ़ते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ते हैं, तो उससे क्या होता है, मैमल्स और जो बर्ड्स हैं जो ज़्यादा टेरिटरी में रहते थे, या कुछ माइग्रेटरी एनिमल्स होते हैं, उन पर बहुत ज़्यादा बुरा असर पड़ता है, वो प्रभावित होती है, इससे पॉपुलेशन उनकी घट जाती है। तो ये एक कारण हो गया हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन का। हैबिटेट डिग्रेडेशन एंड पोल्यूशन, अब जो हैबिटेट है उसका डिग्रेडेशन हो गया है, डिस्ट्रक्शन तो बिल्कुल ख़त्म हो गया है, फ्रेगमेंटेशन टुकड़े हो गए हैं, डिग्रेडेशन का मतलब है उसके डिग्रेड हो गया है पॉल्यूशन के कारण, उससे भी बहुत से जो स्पीसीज़ हैं वो उनके सर्वाइवल को खतरा हो गया है। तो ये तीसरा भी कारण था। अब 2 हैं, ये दूसरा जो मेन कारण है ओवर एक्सप्लॉयटेशन। व्हेन बायोलॉजिकल सिस्टम इज़ ओवर एक्सप्लॉयटेड बाय मैन फॉर नेचुरल रिसोर्सेज, यानी कि जब मैन बायोलॉजिकल सिस्टम को बार बार मतलब ज़्यादा ओवर एक्सप्लॉयट यूज़ करता है, उसका शोषण करता है, तो उससे डिग्रेड हो जाता है और एक्सटिंक्ट हो जाते हैं बहुत से रिसोर्सेज। फॉर एग्जांपल है ये स्टलर सीका है, पैसेंजर पिजन बर्ड्स हैं, ये किस कारण से एक्सटिंक्ट हो गए हैं? क्योंकि ह्यूमन एक्टिविटीज़ ने इसका बहुत ओवर एक्सप्लॉयटेशन किया है, इसलिए ये अब आज है ही नहीं, धरती से ख़त्म हो गई हैं।
बहुत सी जो मेराइन फिश पॉपुलेशन है उसका भी ओवर हार्वेस्टेड किया जा रहा है, उनका भी खतरा हो गया है। अब कॉमर्शियल पर्पज़ के लिए इसको यूज़ किया जाता है और उसका लगातार उसके जो एग्जिस्टेंस है उस पर अब खतरा मंडराने लगा है ओवर हार्वेस्टिंग के कारण। तीसरा जो कारण देखिए एलियन स्पीसीज है। एलियन स्पीसीज इन्वेजन। व्हेन एलियन स्पीसीज आर इंट्रोड्यूस्ड, जब कई बार क्या होता है जो बाहर से स्पीसीज़ हैं वो हमको किसी फ़ायदे के लिए उनको लेकर आते हैं, भाई फ़ायदा होगा, या फिर अनजाने में आ जाती हैं, वो इंट्रोड्यूस हो जाती हैं। तो वो उनमें से जो कुछ स्पीसीज़ हैं वो इन्वेजिव हो जाती हैं, ख़तरनाक हो जाती हैं, एंड कोज डिक्लाइन और एक्सटिंक्शन ऑफ इंडाइजिनस स्पीसीज़। और जो देशी हमारे जहाँ पर हैं उनके लिए वो खतरा बन जाती है, तो वो विलुप्त भी हो जाती है, उनकी संख्या घट भी जाती है। एग्जाम्पल है नील पर्च है एग्जाम्पल। इसको इंट्रोड्यूस किया गया था लेक विक्टोरिया में इन ईस्ट अफ्रीका में। इससे क्या हुआ, लगभग जो इकोलॉजिकली यूनिक असेंबलीज थे 200 स्पीसीज से ज़्यादा, सिचलिड फिश की 200 स्पीसीज से ज़्यादा इस नील पर्च के आने के कारण जो है वो क्या हो गई, ख़त्म हो गई, एक्सटिंक्ट हो गई। 200 कम नहीं होती, एक नील पर्च के कारण ये इन्वेजिव हो गई थी, जिस कारण से ये ख़त्म हो गई। और भी एग्जाम्पल हैं देखिए, ये तो एक हो गया। जो इन्वेजिव वीड हैं जैसे कि कैरेट ग्रास है, पार्थीनियम है, लेंटाना है, वाटर हाइसेंथ है, आइकोर्निया है, इन्होंने भी बहुत से एनवायरनमेंट को डैमेज किया है और बहुत से नेटिव स्पीसीज़ को जो है इसने खतरा है इससे। तो एक एग्जांपल और है, अफ्रीकन कैटफिश है, इसको लेके आए थे क्लेरियस को, भाई एक्वेरियम बनाएंगे, इसके एक्वाकल्चर करेंगे पर्पज़ के लिए, एक्वाकल्चर के लिए भाई फिश ये हम करेंगे, इसको रिवर्स में डाल दिया, फिर इसको इस पोजिंग ए थ्रेट टू द इंडाइजिनस, जो नेटिव कैटफिशेज थे उनको खतरा हो गया है। तो ये जो एलियन स्पीसीज़ है ये भी एक खतरा बनता है, तो इसका भी ध्यान रखना है। फोर्थ है को एक्सटिंक्शंस। व्हेन स्पीसीज बिकम एक्सटिंक्ट, जब एक स्पीसीज एक्सटिंक्ट होती है तो प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज एसोसिएटेड विद इट आल्सो बिकम एक्सटिंक्ट। तो जो स्पीसीज एक्सटिंक्ट होगी उसके साथ चाहे प्लांट एसोसिएटेड हो चाहे एनिमल एसोसिएटेड हो, वो भी उसके साथ साथ एक्सटिंक्ट हो जाते हैं। यानी एक के एक्सटिंक्ट होने से दूसरे पर भी प्रभाव पड़ता है, वो भी एक्सटिंक्ट हो जाता है, तो उसको बोलते हैं को एक्सटिंक्ट, को एक्सटिंक्शंस। व्हेन होस्ट फिश स्पीसीज बिकम एक्सटिंक्ट इट्स यूनिक असेंबलेज ऑफ पैरासाइट। मान लीजिए एक फिश है वो एक्सटिंक्ट हो गई, उस पर जो पैरासाइट रहता था उसके साथ वो भी एक्सटिंक्ट हो जाएगा, उस पर उसके ऊपर रहने वाला, उससे खाना प्राप्त करने वाला पैरासाइट भी ख़त्म हो जाएगा। इसी तरह जो है इन को इवोल्व प्लांट पॉलिनेटर म्यूचुअलिज्म, जैसे कि प्लांट हैं उनकी पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं, तो अगर वो पॉलिनेटर एक्सटिंक्ट हो जाएगा तो प्लांट अपने आप जो है समाप्त हो जाएगा। दोनों ही एक्सटेंशन की ओर, दोनों का ही एक्सटेंशन हो जाएगा। तो इस तरह से भी जो है बायोडाइवर्सिटी को जो है लॉस हो रहा है। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन। अगला देख लेते हैं। इसमें ये जो है कार्बन चक्कर, कार्बन साइकिल अब हमारे सिलेबस में नहीं है, तो हमारा जो है ये अपघटन पर राइट ए नोट ऑन डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन पर नोट लिखिए। इसमें भी दो में से एक करना है, इंटरनल चॉइस है, एक है कंपटीशन, एक हो गया हमारा डिकम्पोजिशन। पहले डिकम्पोजिशन देख लेते हैं, डिकम्पोजिशन क्या है। डिकम्पोजिशन है द ब्रेक डाउन ऑफ कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर ऑफ डेट्रिटस। अब डेट्रिटस क्या होता है, ये गले सड़े पत्ते हो गए, ये सब डेड ऑर्गेनिक हो गए, डेड बॉडीज़ हो गई, उनमें से उनको ब्रेक डाउन कर देते हैं और उनका ऑर्गेनिक मैटर को इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में ब्रेक डाउन कर देते हैं। और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस क्या होगी, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, न्यूट्रिएंट्स बाय द डिकम्पोजर। डिकम्पोजर कौन है, बैक्टीरिया, फंजाई, अर्थवर्म, इंसेक्ट एक्सेट्रा। तो ये डिकम्पोजिशन है। अब स्टेजेस कौन कौन सी होती हैं डिकम्पोजिशन की, तो ये 5 स्टेजेस हैं। पहला है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, जो डेट्रिटिवोर्स होते हैं, अर्थवर्म होते हैं, वो डेट्रिटस को स्मॉलर पार्टिकल्स में तोड़ देते हैं, यानी फ्रैगमेंट बन जाते हैं। दूसरा क्या है, लीचिंग है। इसमें जो वाटर सोल्यूबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो पृथ्वी में नीचे चले जाते हैं, गो डाउन इनटू द सोयल ओरिजिन, और वो अनअवेलेबल साल्ट बन जाते हैं वहाँ, यानी कि अब वो पौधों के थ्रू भी, जड़ों द्वारा भी अंदर पौधे में नहीं आएंगे, अनअवेलेबल हो जाते हैं। तो ये हो गई लीचिंग। तीसरा हो गया कैटाबोलिज्म। ये भी जो एंजाइम होते हैं बैक्टीरिया के, फंगल के, वो डेट्रिटस को डिग्रेड कर देते हैं सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में।
तो यहाँ देखिए थोड़ा सा ही डिकम्पोजिशन में जो मेन हमने डेफिनेशन की है और कैटाबोलिज्म में थोड़ा सा ही अंतर, यहाँ एंजाइम का जिक्र किया गया है, वहाँ एंजाइम का जिक्र नहीं किया गया, लेकिन बात एक ही है, वहाँ भी ऑर्गेनिक मैटर को इनऑर्गेनिक में कन्वर्ट किया जा रहा है और यहाँ भी। ये जो अभी हमने तीनों स्टेप पढ़े हैं, फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग और कैटाबोलिज्म, ये जो हैं तीनों ही जो हैं साइमल्टेनियसली होते हैं और ये डेट्रिटस पे हो रहे हैं, तीनों ही किस पे हो रहे हैं, डेट्रिटस पे। अब हम चौथा और पांचवा जो पढ़ेंगे, ह्यूमिफिकेशन, फॉर्मेशन ऑफ डार्क स्टेबल न्यूट्रिएंट्स। इसमें ह्यूमिफिकेशन में ह्यूमस बनता है जो कि डार्क होता है, उसमें स्टेबल न्यूट्रिएंट्स होते हैं, न्यूट्रिएंट रिच होता है ह्यूमस, पार्शियली डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर होते हैं इसमें। और ये जो हम चौथा और पांचवा स्टेप पढ़ रही हैं सब सोयल के अंदर होएगा। पांचवा है जो मिनरलाइजेशन है, कंप्लीट ब्रेक डाउन ऑफ ह्यूमस इनटू इनऑर्गेनिक। यहाँ कंप्लीट ब्रेक डाउन हो जाएगी, ह्यूमिफिकेशन में कंप्लीट नहीं थी, पार्शियली डिकम्पोजिशन था, यहाँ कंप्लीट ब्रेक डाउन हो जाएगा और ये नाइट्रोजन फास्फोरस में कन्वर्ट हो जाता है और ये फिर सॉइल में रिलीज हो जाते हैं। तो इस तरह से डिकम्पोजिशन हो जाती है किसी भी डेट्रिटस की। डेड बॉडी है, पत्ते हैं, सूखे पत्ते हैं, धरती पर गिर गए हैं, वो कैसे उनका ऑर्गेनिक मैटर कैसे इनऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट हो जाता है और कैसे सोयल में रिलीज हो जाते हैं, वो ये पूरे स्टेप आ जाएंगे। उसमें 5 स्टेप हैं। फैक्टर कौन कौन से हैं जो अफेक्ट करते हैं डिकम्पोजिशन को? पहला फैक्टर जो है टेम्परेचर, मॉइस्चर आ जाएगा। टेम्परेचर अगर वार्म और मॉइस्ट कंडीशन है तो ये फेवर करता है डिकम्पोजिशन। इस कंडीशन में जो है डिकम्पोजिशन ज़्यादा होती है। ये ऐसी कंडीशन जैसे अपने बारिश के दिनों में क्या होता है, टेम्परेचर भी होता है, वार्म भी होता है और मॉइस्चर भी होता है, उस समय जो है डिकम्पोजिशन बहुत ज़्यादा होती है। अगर लो टेम्परेचर है और ऑक्सीजन एब्सेंट है और मॉइस्चर भी कम है तो वहाँ डिकम्पोजिशन जो है स्लो हो जाएगी। दूसरा, डिकम्पोजिशन इज लार्जली एन ऑक्सीजन रिक्वायरिंग प्रोसेस, बिना ऑक्सीजन के नहीं हो गए, ऑक्सीजन पे बेस्ड होती है। थर्ड है हाई लिग्निन एंड काइटिन रिच डेट्रिटस डिकम्पोजेस स्लोली। जिस डिकम्पोजर्स डेट्रिटस में, डेड बॉडी में लिग्निन होगा, काइटिन होगा, उसका डिकम्पोजिशन जो है स्लो होता है। लेकिन जिसमें शुगर है, नाइट्रोजन रिच डेट्रिटस हैं, वो उसका डिकम्पोजिशन फास्टर होगा। तो ये इस तरह से डिकम्पोजिशन हो जाएगा। अगला देखिए, नोट ऑन द कंपटीशन। कंपटीशन कैसे होगा? कंपटीशन क्या होता है? इंट्रैक्शन आइदर अमंग द इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीसीज, या तो सेम स्पीसीज के बीच में इंट्रैक्शन हो या फिर बिटवीन द इंडिविजुअल्स ऑफ द डिफरेंट स्पीसीज। डिफरेंट स्पीसीज में भी इंट्रैक्शन हो जाता है तो कंपटीशन होता है। कंपटीशन में दोनों को नुकसान होता है। कंपटीशन अकर्स व्हेन क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज compete फॉर द सेम रिसोर्सेज। अब ये कह रहे हैं कि कंपटीशन कब होगा? जब क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज compete करेंगे सेम रिसोर्सेज के लिए, दैट आर लिमिटिंग बट, और रिसोर्सेज कैसे हैं? लिमिटिंग है यानी थोड़े हैं। बट दिस इज़ नॉट एंटायरली ट्रू, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। देखिए कैसे नहीं है, टोटली अनरिलेटेड स्पीसीज कुड आल्सो compete फॉर द सेम रिसोर्सेज। अब यहाँ तो ये कहा गया था कि जो क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज हैं वो सेम रिसोर्स के लिए compete करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। जो टोटली अनरिलेटेड स्पीसीज भी होती हैं जो बिल्कुल आसपास नहीं हैं, वो भी सेम रिसोर्स के लिए compete कर सकती हैं। एग्जाम्पल हो गया, इन सम शैलो साउथ अमेरिकन लेक्स में क्या होता है, विजिटिंग फ्लैमिंगोज, फ्लैमिंगोज आती हैं एंड रेजिडेंट फिशेज, वो एक उनके लिए कॉमन फूड है जो प्लांक्टन। फ्लैमिंगोज भी जो प्लांक्टन खाती है और फिश भी जो प्लांक्टन खाती हैं। लेकिन क्या होगी, फ्लैमिंगोज बर्ड्स है और वो फिश है, तो दोनों अनरिलेटेड स्पीसीज़ हैं और अलग अलग खाना खा रही हैं। तो ये बात भी गलत हो गई है कि भाई सेम स्पीसीज़, क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज़ ये एक रिसोर्स पर के लिए compete कर सकती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। दूसरा है, इन इंटरफेरेंस कंपटीशन में क्या होता है, द फीडिंग एफिशिएंसी ऑफ वन स्पीसीज माइट बी रिड्यूस्ड। एक स्पीसीज़ की फीडिंग कैपेसिटी कम हो सकती है, किस कारण हो सकती है? ड्यू टू इंटरफेयरिंग एंड इनहिबिटरी प्रेजेंस ऑफ द अदर। अगर दूसरा स्पीसीज प्रेजेंस होगा तो उसकी प्रेजेंस में जो है दूसरे की कम हो जाती है फीडिंग कैपेसिटी। और चाहे रिसोर्सेज कितने ही हों, आगे बहुत सारा खाना पड़ा हो, लेकिन रिसोर्स वो कम हो जाते हैं। कैसे हैं? एग्जाम्पल, इसमें एग्जाम्पल दे रखा है अबिंगडन टॉर्टवाइज में इन गैलापागो आइलैंड्स में, वो एक्सटिंक्ट हो गया वहाँ पर एक डिकेड के अंदर ही। कब, क्यों हुआ? क्योंकि वहाँ गोट को इंट्रोड्यूस्ड कर दिया था और गोट की प्रेजेंस में जो है टॉर्टवाइज खाना होते हुए भी मतलब वो खा नहीं पाया था। उसकी जो ब्राउजिंग कैपेसिटी थी, एफिशिएंसी थी गोट की, वो ज़्यादा थी उसकी, उससे अबिंगडन उसकी ज़्यादा थी, इसलिए वो जो है
गोट तो सरवाइव कर गई, लेकिन टॉर्टवाइज है वो एक्सटिंक्ट हो गए। तो ये भी देखो कारण कैसा है, रिसोर्सेज बहुत सारे हैं लेकिन फिर भी एक्सटिंक्शन हो रहा है। आगे देखिए कम्पिटिटिव रिलीज में देखिए, इन्फीरियर स्पीसीज डिस्ट्रीब्यूशन रेस्ट्रिक्ट टू ए स्मॉल जोग्राफिकल एरिया। अब ये कह रहे हैं जो इन्फीरियर स्पीसीज होते हैं वो एक रेस्ट्रिक्टेड एरिया तक ही डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। क्यों? क्योंकि जो सुपीरियर है, कम्पिटिटिवली सुपीरियर है, वो प्रेजेंट है उस एरिया में, तो वो जहाँ वो प्रेजेंट है वहाँ पर वो आ नहीं पाएंगी। इन्फीरियर स्पीसीज एक्सपेंड देयर डिस्ट्रीब्यूशन रेंजेस, वो अपना जो एरिया कब बढ़ा लेंगी, जब वो सुपीरियर स्पीसीज को हम रिमूव कर देंगे तो अपना एरिया बढ़ा लेंगे। एक वो था साइंटिस्ट कॉर्नल्स, उसने एक्सपेरिमेंट किया था और ये बताया था कि ऑन द रॉकी सी कोस्ट ऑफ स्कॉटलैंड पे लार्जर एंड कम्पिटिटिवली सुपीरियर बार्नेकल बालानस डोमिनेट करता है इंटरटाइडल एरिया पे एंड एक्सक्लूड्स द स्मॉलर बार्नेकल, और वहाँ से वो भगा देता है छोटे छोटे बार्नेकल्स को उस जोन से। तो इस तरह से अगर हम उस डोमिनेट बालानस को हम रिमूव कर देंगे तो वो जो है स्मॉलर बार्नेकल्स हैं वो वहाँ चले जाएंगे। तो इस तरह से जो सुपीरियर है वो होगा, उसकी प्रेजेंस में भी ये छोटे से एरिया में रहते हैं। इन जनरल हर्बीवोर्स एंड प्लांट्स को ज़्यादा जो है प्रभाव पड़ता है कंपटीशन का कार्निवोर्स के अपेक्षा। गोज़ कम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल देखिए स्टेट्स, ये क्या बताता है गोज़ का जो कम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है, टू क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज़, जो बिल्कुल एक क्लोजली रिलेटेड है वे स्पीसीज़ compete करती हैं फॉर द सेम रिसोर्सेज के लिए, कैन नॉट को एग्जिस्ट। ये कह रहा है कि वो एक साथ नहीं रह सकती जो सेम रिसोर्सेज पर के लिए compete करती हैं। क्यों नहीं रह सकती? क्योंकि कम्पिटिटिवली इन्फीरियर वन विल बी एलिमिनेटेड, जो इन्फीरियर को एलिमिनेट कर देगा सुपीरियर वाला। दिस में बी ट्रू इफ़ द रिसोर्सेज आर लिमिटिंग, ये कब ट्रू होगा? जब रिसोर्सेज आर लिमिट होंगे, बट नॉट अदरवाइज। फिर लेकिन अगर रिसोर्सेज लिमिटेड नहीं होंगे तो ये ऐसा वो एलिमिनेट नहीं होगा। एलिमिनेट उसी कंडीशन में होगा जब रिसोर्सेज लिमिटेड होंगे। स्पीसीज फेसिंग कंपटीशन माइट इवोल्व मैकेनिज्म, अब जो कंपटीशन फेस कर रहे हैं वो कोई ना कोई तरीका तो निकालेंगे जिंदा रहने के लिए, स्पीसीज को बनाए रखने के लिए, को एग्जिस्टेंस के लिए। एक्सक्लूजन की बजाय वो नए तरीके ढूंढेंगे। वन सच मैकेनिज्म है रिसोर्स पार्शनिंग। रिसोर्स पार्शनिंग क्या होता है? इफ दो टू स्पीसीज कम्पीट फॉर द सेम रिसोर्स, अगर दो स्पीसीज एक ही रिसोर्स के लिए कम्पीट कर रही हैं, दे कुड अवॉइड कंपटीशन, तो उनको कंपटीशन को अवॉइड कर देना चाहिए बाय चूजिंग डिफरेंट टाइम्स फॉर फीडिंग। भाई दोनों को अपना समय बदल लेना चाहिए फीडिंग का, इससे भी कंपटीशन घट जाता है। और डिफरेंट फॉरेजिंग पैटर्न्स, और अलग अलग तरीके अपनाने चाहिए। एग्जाम्पल दे रखा है, मैकार्थर था, उसने ये बताया कि जो 5 क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज़ हैं, वार्बलर्स की पक्षी है एक, उसकी 5 स्पीसीज़ हैं, वो एक ही पेड़ पे रहती हैं, वर एबल टू अवॉइड कंपटीशन। देखो 5 स्पीसीज़ और एक पेड़ पे रही है और उनके बीच में कंपटीशन नहीं है, उन्होंने भी रिसोर्स पार्शनिंग करके अपना कंपटीशन को अवॉइड कर दिया और को एग्जिस्ट कर रही हैं, एक साथ रह रही हैं ड्यू टू बिहेवियरल डिफरेंसेस इन देयर फॉरेजिंग एक्टिविटीज़। उसमें क्या है, जैसे पेड़ पर भी रहती, कुछ तो टॉप पे हैं रहती हैं, वहाँ से अपना भोजन ले लेती हैं, कुछ नीचे रहती हैं, कुछ ज़मीन से ले लेती हैं, कुछ बीच में ब्रांचेस होती हैं। तो उन्होंने अपना इस तरह से अपना ये रिसोर्स पार्शनिंग का मैकेनिज्म इवॉल्व कर लिया कि सब साथ इकट्ठी रहती है, एक दूसरे को कंपटीशन से एक्सटिंक्ट नहीं होना पड़ता। तो ये बेस्ट तरीका है को एग्जिस्ट करने का, रिसोर्स पार्शनिंग का। तो आज का हमारा जो ये है 2016 का सेट भी कंप्लीट हो गया है। आप वीडियो को लास्ट तक देखना, और ये आपके लिए एग्ज़ाम के लिए बहुत अच्छे साबित होंगे। आपकी प्रैक्टिस के लिए आपको एक जगह से भी क्वेश्चंस मिल जाएंगे, और आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट, अब ये जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। घुमा फिरा के जो है एग्जामिनर इन्हीं क्वेश्चंस में से आपको अब 2026 में देगा, तो इसके लिए आप इसको तैयारी करना। वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट है, कोई डाउट है तो कमेंट ज़रूर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और अगली वीडियो के लिए नोटिफिकेशन का आइकन बटन दबाना ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।